नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मदन एक ऑटो चालक है जो अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है। एक दिन अचानक ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है और कहती है, तुमने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। मदन हैरान होकर पूछता है, कौन सा नियम मैंने तोड़ा, मुझे समझाइए। पुलिस वाले कहते हैं, या तो जुर्माना भरो, नहीं तो हमारे साथ चलो। थाने का नाम सुनते ही मदन का दिल घबराता है, लेकिन वह निडर हो कहता है, मैं जुर्माना नहीं भरूं, मुझे थाने ले चलो। दरअसल 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी कविता की पोस्टिंग उसी थाने में हुई थी। मदन ने खुद अपनी मेहनत से अपनी पत्नी को पढ़ाया था और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी पत्नी उसे मदद देगी। मदन थाने पहुंचता है और वहां उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। डीएसपी मैडम फोन पर किसी को डांटते हुए कहती है, पद का गलत इस्तेमाल करना बंद करो। इसके बाद वह मदन की तरफ बढ़ती है और कांस्टेबल से पूछती है, इसे क्यों पकड़ा। कांस्टेबल बताता है, मैडम इसने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं और जुर्माना भरने से मना कर दिया है। मदन उम्मीद से अपनी पत्नी को देखता है, लेकिन कविता बिना हिचक कह देती है, अगर यह जुर्माना नहीं भर रहा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहाँ से भेज दो। पत्नी की यह बात सुनकर मदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उसी पत्नी को पढ़ा लिखा कर डीएसपी बना चुका था और अब वही पत्नी उसे अपने ऑटो को जब्त करने का आदेश दे रही थी। कविता हवलदार से कहती है, इसका ऑटो जब्त करो, यह कल कोर्ट से छुड़ा लेगा। मदन भारी मन से थाने से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और चेहरा गहरे दुख से भरा हुआ है। वह धीरे धीरे घर की ओर कदम बढ़ाता है। वह रास्ते में सोचता हुआ घर लौट रहा था। मदन को याद आया कि जब उसने कविता को पढ़ाना लिखा शुरू किया था तो कविता अक्सर कहती थी, जब तक मैं एक अच्छी नौकरी नहीं पा लेती तुम थोड़ा और मेहनत कर लो, फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मदन के घर में उसकी माँ पत्नी कविता और 6 साल का बेटा भी था। उसकी माँ काफी बुजुर्ग थी। भाई मन से मदन अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई। उसने कहा, माँ कविता तो पूरी तरह बदल गई है। उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और मेरा ऑटो भी जब्त करवा दिया। इसी ऑटो को चलाकर मैंने उसे पढ़ाया और डीएसपी बनाया था। यह सुनकर मदन की माँ बोली, बेटा तुम्हें याद है जब कविता की शादी तुम्हारे साथ हुई थी, शादी के तीसरे या चौथे दिन ही उसने कहा था कि उसे पढ़ने लिखने का खर्चा उठाना पड़ेगा। उस समय हमारी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसने जिद की थी। यह बात याद करके माँ और बेटा दोनों परेशान हो गए। मदन का बेटा अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था क्योंकि उसकी माँ को नौकरी और पढ़ाई में ही समय लग जाता था। वह अपनी दादी के साथ खेलता और ज्यादातर रातें भी उन्हीं के साथ बिताता था। उधर कविता सरकारी क्वार्टर में रहती थी जो उसके ऑफिस के पास था। घर से ऑफिस की दूरी ज्यादा होने की वजह से वह वहीं रह रही थी। दूसरे दिन कविता इंतजार कर रही थी कि मदन कोर्ट जाकर ऑटो छुड़वाने के कागज बनवा कर लाएगा, लेकिन मदन कहीं नहीं गया। यह देखकर कविता को गुस्सा आ गया और वह सीधे अपने घर पहुंची। घर आकर उसने देखा कि उसकी सास अपने बालों में तेल लगवा रही थी और मदन नीचे बैठा हुआ था। उनका बेटा पास में खेल रहा था। यह देखकर कविता बिना बात के ही गुस्सा हो गई और बोली, तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते क्या? इसी तरह से बच्चे संभाले जाते हैं। मदन अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, तुम यह क्या कह रही हो? बच्चे संभालने नहीं आते। आज तक इस मेरी माँ ने ही संभाला और बड़ा किया है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चों को कैसे संभालते हैं। तुम्हें इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। मदन की बात सुनकर कविता गुस्से में भड़क गई और बोली, तुम ऑटो छुड़वाने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, लेकिन तुम समय पर वहाँ नहीं पहुँचे। मदन ने जवाब दिया, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो उस दिन थाने में ही मना कर देती कि मेरा ऑटो जब्त ना हो। तुम बड़ी अधिकारी हो, सच जानना तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठा रहा। सच तो यह है कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। कविता और भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम गंवार हो, तुम्हें क्या पता कि ड्यूटी कैसे की जाती है और तुम्हारे बस की बात नहीं है बच्चे संभालना। यह कहकर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले गई।
वहां जाकर उसके साथ लगी जाते जाते कविता ने कहा, मैं अब तुम जैसे गमवार के साथ नहीं रह सकती। मैं यहाँ रहकर अपनी बुद्धि खराब नहीं करूंगी। तुम लोगों को बस झगड़ना आता है। मदन ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो जैसा सही समझो वैसा करो। लेकिन उनका 6 साल का बेटा बार बार अपनी दादी की ओर इशारा करके कह रहा था, दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और आपके साथ रहना चाहता हूँ। बच्चे की यह बात सुनकर भी कविता पर कोई असर नहीं हुआ। उसने गुस्से में बेटे का हाथ पकड़ा और उसे अपने सरकारी क्वार्टर पर ले गई। कविता के जाने के बाद यह बात जब उसके माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे खूब फटकारा। लेकिन कविता, जो अपनी वर्दी के घमंड में चूर थी, उनसे भी कहने लगी, मुझे तुमसे कोई नाता रखने की जरूरत नहीं है। इस पर उसके माता पिता ने भी उससे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। इधर कविता का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है, बहन यह ठीक नहीं है, लेकिन वर्दी के घमंड में कविता उसे भी फटकार देती है। समय बीतता गया। कविता ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक फुल टाइम मेड रख ली थी। एक दिन मैन बच्चे को लेकर बाजार गई। उसी समय बच्चा अपनी दादी को बाजार में देख लेता है। वह मैन के पास से भागकर सीधा अपनी दादी से लिपट गया। दादी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए पूछा, बेटा तुम कैसे हो? बच्चा रोते हुए बोला, दादी मुझे आपके साथ है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी तो एक गंदे अंकल के साथ रहती हैं। वह लोग मुझे कभी कभी मारते भी हैं। यह सुनकर दादी चौंक गई। उन्होंने पूछा, बेटा यह क्या कह रहे हो? मम्मी के साथ कौन रहता है? बच्चा बोला, वह गंदे अंकल रोज शाम को मम्मी के पास आते हैं, कभी कभी पूरे दिन रहते हैं। जब मैं सोता नहीं हूँ तो मम्मी और वह अंकल मुझे डांटते और मारते हैं। मैं डरकर सोने का नाटक करता हूँ। वह दोनों घंटों बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते रहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। दादी ने अपने पोते को गले लगाकर चुप कराया। तभी मेड उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गई। उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगी। बच्चा चिल्लाने लगा, दादी मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे आपके और पापा के पास रहना है। दादी ने मेड से कहा रहा था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी। मेड ने सख्त लहजे में कहा, मालकिन ने मना किया है कि बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। दादी ने पोते को समझाया, बेटा अभी तुम्हें मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा, लेकिन हम जल्द ही तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। यह कहकर दादी ने उसे प्यार से समझाया और मजबूरी में उसे मेड के साथ भेज दिया। उस दिन दादी के मन में पोते की बातें बार बार घूम रही थी। वह बहुत परेशान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। आखिरकार उन्होंने यह सब अपने बेटे मदन को बताने का फैसला किया। उन्होंने मदन को पूरी बात बताते हुए कहा, तेरा बेटा कह रहा था कि कोई गंदे अंकल उसे मारते हैं। कविता का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। मदन यह सुनकर बेचैन हो गया। उसने तुरंत फैसला किया कि इस सच्चाई को सामने लाना होगा। एक छुट्टी वाले दिन बिना बताए मदन अपनी माँ के साथ कविता के सरकारी आवास पर पहुँच गया। दरवाजे की घंटी बजाई तो कविता दरवाजा खोलने आई। वह नींद में थी और अचानक अपने ससुराल वालों को देखकर चौंक गई। उसने गुस्से से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मदन की माँ ने शांत स्वर में कहा, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आई हैं। क्या इसमें कोई गलत बात है? कविता कुछ देर के लिए खामोश हो गई। इस बीच मदन अंदर चला गया। उसने कमरे में देखा कि बेड पर एक जवान आदमी लेटा हुआ और पास ही दूसरे बेड पर उनका बेटा सो रहा था। यह देखकर मदन का खून खोल उठा। गुस्से में उसने कविता को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही वह युवक उठ बैठा और गुस्से से बोला, यह कौन बदतमीज है जो यहाँ आकर तुम्हें मार रहा है? कविता ने ठंडी नजरों से मदन की तरफ देखा और उस आदमी से कहा, यही है मेरा निकम्मा गंवार पति। यह सुनकर मदन का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। वह पहले ही भावनाओं में बहकर थप्पड़ मार चुका था और अब खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मदन ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कविता से कड़वे स्वर में कहा, तो इसीलिए तुम यहाँ रहती थी? यह तुम्हारा सच है। दोस्तों, यह नौजवान और कोई नहीं बल्कि कविता का सीनियर था। उनके ट्रेनिंग के दिनों से ही दोनों का अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब सारा सच सामने आ गया तो कविता ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अब जो करना हो कर लो। कविता ने गुस्से में मदन और उसकी माँ को रोकते हुए कहा, जाते एक काम और कर दो। मैंने डिवोर्स के पेपर पहले ही तैयार कर रखे हैं, इन पर साइन कर दो। मदन चुपचाप उन पेपरों पर साइन कर देता है।
और अपने बेटे को लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचकर मदन और उसकी माँ दोनों गहरी सोच में डूबे रहते हैं। डिवोर्स लगभग पूरा हो चुका था क्योंकि कविता ने पहले ही यह सब प्लान कर रखा था। अब कुछ दिनों तक कोर्ट का केस चलेगा और फिर दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मदन की माँ इस बात से दुखी थी कि उसके बेटे का परिवार टूट गया, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने पुराने संदूक को खोलकर कुछ जरूरी चीजें ढूंढनी शुरू की। संदूक के सबसे नीचे उसे एक जमीन के कागजात मिले। उसने उत्साह से मदन को वह पेपर दिखाते हुए कहा, बेटा देखो ये क्या है। मदन ने पेपर पर और पता चला कि यह जमीन काफी कीमती है। जब उन्होंने जमीन की कीमत का पता किया तो वह करोड़ों में थी। उन्होंने तुरंत उस जमीन को बेच दिया, जिससे उनके पास करोड़ों रुपए आ गए। अब उनके पास पैसा था। उन्होंने एक अच्छा घर बनवाया। मदन जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था। उसने फैसला किया, मैं दोबारा से पढ़ाई करूंगा और अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाऊंगा। मदन ने पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। इधर उसकी माँ ने घर के अंदर अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। कविता ने जो मेड पहले रखी थी उसे भी घर बुला लिया और उसे इस काम में मदद के लिए रख लिया। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। मदन अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी करने और एक नई शुरुआत करने में जुट गया, जबकि उसकी माँ ने घर का व्यवसाय संभाल लिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि मैं मेहनत और हिम्मत से जिंदगी के किसी भी मुश्किल मोड़ को बदला जा सकता है। धीरे धीरे मदन और उसकी माँ की मेहनत रंग लाने लगती है। उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। मदन को अब कमाई की चिंता छोड़कर पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का समय मिल जाता है। लगभग 2 साल की मेहनत के बाद मदन का चयन ईएसपी के पद पर हो जाता है। एसपी बनने के बाद मदन का नाम हर जगह चर्चा में रहता है। लोग कहते, देखो वही ऑटो चलाने वाला लड़का आज एसपी बन गया। सुनने के लिए लोग उसके घर इंटरव्यू लेने आते थे। मदन ने अपनी पोस्टिंग उसी इलाके में करवाई जहां उसकी पूर्व पत्नी कविता पहले से नियुक्त थी। अब वह वहीं अपनी ड्यूटी करने लगा। दूसरी ओर कविता का जीवन खराब हो चुका था। उसका सीनियर अधिकारी, जिससे वह अवैध संबंधों में थी, रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बना चुका था। अब वह अधिकारी उसे लगातार ब्लैकमेल करता और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। कविता को अपने पुराने दिन याद आने लगे जब मदन ने ऑटो चलाकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसने मदन को तलाक दे दिया था। समय के साथ कविता की हालत और बिगड़ने लगी। जिस व्यक्ति के साथ वह जुड़ी थी वह पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। जब कविता को यह सच पता चला, सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति उसे धमकी देते हुए कहता, अगर तुमने कोई बात की तो मैं तुम्हारा वीडियो लीक कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। इस डर से कविता चुप हो जाती है। उसने खाना पीना और अच्छे कपड़े पहनना तक छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसे फोन रखने की भी मनाही थी। कुछ समय बाद जिस थाने में कविता काम कर रही थी, वहाँ एसपी साहब यानी मदन के स्वागत के लिए एक पार्टी आयोजित की गई। कविता से भी इस पार्टी के आयोजन को लेकर राय मांगी गई और उसने हामी भर दी। पार्टी के दिन एक स्टेज तैयार किया गया और कविता को भी स्टेज पर बुलाकर 2 शब्द कहने के लिए कहा गया, लेकिन कविता मायूस होकर स्टेज पर चढ़ती है। जैसे ही वह बोलने की कोशिश करती है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मदन भी वहां मौजूद होता है। वह देखता है कि यह वही कविता है जो कभी घमंड से भरी रहती थी। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह बिल्कुल सूख कर तिनका जैसी हो गई थी। ना तो वह ठीक से खाना खाती थी और ना ही चैन से जी पाती थी। असल में उसके सीनियर अधिकारी ने रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। इसी डर और तनाव के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वह उसी के इशारों पर जी रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि कमजोरी और तनाव के कारण उसकी हालत इतनी खराब हो गई है। मदन यह सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। नहीं बचे, मदन अपने काम में लग जाता है, लेकिन कविता बार बार सोचती रहती है कि उसे कभी ना कभी मदन से मिलकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। कुछ दिन बाद एक दिन कविता बाजार में जा रही होती है, तभी उसकी साथ उसे दिखती है। कविता उसके पास से आकर कहती है, माँ जी आप कैसी हो? यह सुनकर
उसकी सास चौंक जाती है। क्यों कह रही हो? कविता जवाब देती है, माँ जी मैं कविता हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। उसकी सास बिना चश्मे के साफ नहीं देख पाती थी और कविता की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह पहचान में नहीं आ रही थी। जब सास ने ध्यान से देखा तो पहचानते हुए गुस्से में कहा, मैंने तुझे नहीं पहचाना और पहचान कर भी क्या फायदे ने बेटे को ठुकरा दिया और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तू क्या चाहती है? कविता रोते हुए उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मदन से कह दीजिए कि मुझे माफ कर दें, मुझे दोबारा से अपना। इस पर सास जवाब देती है, बेटी तूने जो किया है उसका फल तुझे भुगतना ना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह कविता को दूर हटाते हुए अपने काम पर चली जाती है। कुछ और दिन बीतते हैं। अब कविता अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। एक दिन वह उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके चुंगल में फंसी हुई थी और कहती है, चाहे तुम इस वीडियो को वायरल कर दो या मेरी जान ले लो, लेकिन मैं। उसे देखकर चौंक जाता है। वह देखता है कि कविता बहुत बुरी हालत में है। मदन गुस्से में कहता है, आप कौन हैं? किससे मिलना है? कविता रोते हुए कहती है, मदन मैं तुम्हारी पत्नी कविता हूँ, तुम्हारा बच्चा मेरे साथ है। मदन कठोर स्वर में जवाब देता है, उस बच्चे के लिए मैंने तुम्हें पहले ही तलाक दे दिया था। बच्चा मेरे पास रहेगा और मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? इसके बाद मदन दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देता है। कविता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह वहीं दरवाजे पर खड़ी चीख चीख कर रोने लगती है। अंदर से यह सब मदन की माँ भी सुन रही थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि कविता ने मदन के साथ कितना गलत किया था। कविता रोती बिलखती उसे खबर मिलती है कि वह वीडियो जिसे उस व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था अब वायरल हो चुका है। वीडियो के वायरल होने के कारण उसकी नौकरी भी छिन गई थी। अब इन सब घटनाओं के बाद कविता बेहद परेशान हो जाती है। वह अपने भाई को फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उसकी मदद करने से मना कर देता है। भाई को कविता से नफरत थी क्योंकि उसके अवैध संबंधों के कारण उनके माता पिता गहरे गम में डूबकर इस दुनिया से चले गए थे। उसने पहले ही साफ कह दिया था, अब मैं और तेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए तू मर चुकी है और मैं तेरे लिए मर चुका हूँ। इधर वह व्यक्ति जिसके चक्कर में कविता फंसी हुई थी, उसके घर वाले पूरी तरह खाली कर सारा पैसा और जेवर लेकर भाग चुका था। साथ ही उसने कविता का वीडियो भी वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद कविता की नौकरी छिन गई। यह सब सहन ना कर पाने के कारण कविता की मानसिक स्थिति खराब हो गई और वह पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगी। कुछ ही दिनों में बीमारी और मानसिक तनाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे एक लड़के ने अपनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया और उम्मीद की कि वह उसे जीवन में सहारा देगी, लेकिन उसने उसी का जीवन बर्बाद करने की कोशिश की। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? आप कविता और मदन के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इन कहानियों का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है। इनका मकसद है कि आप इनसे कुछ सीखें और अपने जीवन में उन सबक को अपनाएं। जैसे इस कहानी में अगर कविता ने गलत रास्ता नहीं अपनाया होता तो उसका जीवन सुखमय हो सकता था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।